नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पेश। एफडीआई की सीमा बढ़ाने, नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर और कमीशन कैप करने के जैसे अहम प्रावधान। वेदांता के डीमर्जर को एनसीएलटी ने दी मंजूरी। 6 कंपनियों में बटेगा वेदांता का कारोबार। हर कंपनी का अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। मूल कंपनी सिर्फ बेस मेटल में रहेगी। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। $1 का भाव पहली बार 91 रुपए के पार। इस साल रुपए में 6% से ज्यादा की गिरावट। डॉलर की मांग में उछाल। ट्रेड डील में देरी और एफआईआईज की बिकवाली ने बढ़ाया दबाव। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स 534 और निफ्टी 167 पॉइंट गिरा। बैंकिंग, रियलिटी, मेटल शेयरों में बिकवाली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स बढ़त पर बंद। जॉर्डन की राजधानी अमान में पीएम मोदी का शानदार वेलकम। खुद कार चलाकर जॉर्डन म्यूजियम लेकर गए क्राउन प्रिंस अल हुसैन। जॉर्डन के बाद 2 दिन के दौरे पर इथियोपिया पहुंचे। संसद में मनरेगा बनाम जी राम जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया जी राम जी बिल। प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर जताई आपत्ति। गांधी मूर्ति पर विपक्ष के सांसदों ने किया प्रदर्शन। सीज के एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत संभव। मिल सकता है घरेलू बाजार का एक्सेस। ड्यूटी की जगह जीएसटी भरकर बेच पाएंगे माल। जल्दी जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। अबू धाबी में मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स में 25 करोड़ रुपए में खरीदा। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए आज लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पेश कर दिया गया। इस बिल में क्या कुछ खास है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस बिल की अहम बातें क्या है आखिर? देखिए, वैसे बिल में तो करीब 70 से ज़्यादा बदलाव किए जा रहे हैं। तीनों बिल में, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हो, एलआईसी एक्ट हो या फिर आईआरडीए एक्ट हो, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में लाने के लिए, ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुँच पहुँचाने के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ा करके 100% करने जा रही है। यानी 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है, जिसमें इक्विटी शेयर भी होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, तो दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं, दोनों आपस में मिल सकती हैं। इसकी भी छूट दी जाएगी। इसके लिए आईआरडीए अपनी एक खास कायदे कानून स्कीम लाएगी, जिसके तहत कोई भी नॉन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी के बीच में मर्जर हो सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आम लोगों के लिए काफ़ी काम की बात है, वो ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते वक्त जो कमीशन दिए जाते हैं एजेंट को, जो वाउचर दिया जाता है, इन सब की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। अधिकतम सीमा क्या होगी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा आईआरडीए और फिर उसके हिसाब से अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार आईआरडीए को दे दिया जाएगा। तो ये 3 जो है बड़े बदलाव यहाँ पे किए जा रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की जगह नया बिल विकसित भारत जी राम जी लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध हुआ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की और कहा विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस बिल के पेश होने के बाद संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष ने बिल के विरोध में वॉकआउट भी किया। इसके बाद सदन के बाहर गांधी मूर्ति पर विपक्ष के सभी सांसद इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के
काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा में बदलाव पर आपत्ति दर्ज कराई। इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी गांधी को बदनाम करने के लिए सत्ताधारी दल को निशाने पर लिया। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have 2 languages in the title just to make the acronym Ji Ramji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real मनरेगा योजना की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पेश किए जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, जी राम जी या मनरेगा। तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजकीय दौरे पर इथियोपिया पहुंच गए हैं। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। यह पीएम मोदी का पहला इथियोपिया दौरा है और इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हम आपको बता दें, इससे पहले पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे थे। भारत और जॉर्डन के संबंधों में जबरदस्त गर्मजोशी देखने को मिली है। अरब देश के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम लेकर गए। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद के 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं।
इससे पहले मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल हुए। इसमें उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 8% से ज्यादा है। ये बेहतर शासन और इनोवेशन पर आधारित नीतियों का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर कल जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते भी हुए। अगली खबर बिहार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विवादित हरकत को लेकर सवालों के घेरे में हैं। एक महिला डॉक्टर के हिजाब खींचने पर नीतीश के खिलाफ विवाद गहरा हो गया है और सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना उस वक्त की है जब पटना में 1283 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा था। सीएम के हाथों अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। नीतीश कुमार ने इन्हें नियुक्ति पत्र दिया। सभी ने फोटो खिंचवाने के लिए पोज भी दिया। यहां तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन से उनके चेहरे पर लगे हिजाब के बारे में कुछ पूछा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया। नीतीश कुमार ने महिला के चेहरे से हिजाब हटाया तो सभी हैरान रह गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के नामों की सूची अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है जिन्हें 2026 के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है। ये नाम 2025 की मतदाता सूची में थे, लेकिन अब इन्हें बाहर कर दिया है। ये कदम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 2026 के तहत उठाया गया है। 58 लाख से ज्यादा एसआईआर फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, यानी इन्हें जमा नहीं किया जा सका। इन नामों को हटाने की वजह साफ है। कई मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले, कुछ स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए, तो कुछ की मौत हो चुकी। तो राजस्थान में करीब 42,29,326 नाम एएसडी कैटेगरी में रखे गए हैं। मतलब दोहरी एंट्री, मर चुके लोग, कहीं और शिफ्ट हो गए या लंबे समय से अनुपस्थित। इसके साथ गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। जी हां, दिल्ली ने एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत ने कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की है। कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल, सोनिया गांधी समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। साथ ही कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। साजिश राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अब आपको बता दें, गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स भारत आ चुके हैं। गोवा के नाइट क्लब ब्रिज बाय रोमियो लेन अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है। इसके बाद गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब गोवा पुलिस दोनों भाइयों को लेकर द्वारका के एक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट कराएगी। खबरों की माने तो गोवा पुलिस दोनों भाइयों को आज अदालत में पेश कर उनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, ताकि घटना से जुड़े मामलों की तहकीकात कर सके। हम आपको बता दें, थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था और आज सुबह उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किया गया था। दिल्ली में आज सुबह भी घना कोहरा रहा है। हालांकि एक्यूआई में मामूली सुधार देखने को मिला है, लेकिन कम विजिबिलिटी की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेन रद्द हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज कैसे रहे मौसम का हाल, बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी, आज मामूली सुधार दिखा है दिल्ली के औसत AQI में। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 378 औसत AQI है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। कल ये 427 तक पहुंच गया था, तो उसके मुकाबले जरूर थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी कम से कम 11 ऐसे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहां पे AQI 400 के पार यानी कि सीवियर की स्थिति में है। इस वक्त राजधानी में ग्रैप का स्टेज 4 लागू है और खासतौर पर जो प्रदूषण के हॉटस्पॉट है वहां पे कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की। जैसे यहाँ I2 पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट के साथ इन्होंने वाटर स्प्रिंकलिंग को कनेक्ट किया है और हर 5 मिनट 10 मिनट पे ये स्प्रिंकल किया जा रहा है। हालांकि ये जो कोशिशें हैं सिर्फ कुछ जगहों पे की जा रही हैं, खासतौर पे ऐसे जगहों पे जहां पे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, लेकिन जिस लेवल का पॉल्यूशन है दिल्ली में इसके काफी नहीं है इस तरह की कोशिशें, और भी काफी कोशिश करने की जरूरत है। फिलहाल कुछ और कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली में जो कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़ दिया जाए तो सभी क्लासेस को हाइब्रिड मोड पे करने की सलाह दी गई है। और भले ही प्रदूषण में थोड़ी सी मामूली राहत आई हो, लेकिन स्मॉग में कोई राहत नहीं थी। आज सुबह बहुत ही थिक स्मॉग की चादर जो है पूरी राजधानी में फैली थी। और अगर कितने कैंसिलेशन हुए उसकी बात अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 100 से ज्यादा कैंसिलेशन अब तक हो चुके हैं। 49 डिपार्चर और करीब 77 जो है अराइवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैंसिलेशन हो चुके हैं। यही हालत ट्रेनों की भी है। अगर सैकड़ों ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं, खासतौर पर जो ईस्ट बाउंड ट्रेनें हैं उन पर खासा असर हुआ है। 10 से 12 घंटे की औसत देरी से बहुत सारी ट्रेनें जो है यहाँ पे चल रही हैं, और चाहे वो रेलवे हो या फिर अलग अलग एयरलाइन से, सबने सलाह दी है कि जब आप घर से निकलें तो ट्रेन या फ्लाइट की स्थिति का जो है पता करके जरूर निकले, क्योंकि ये जो स्थिति है फॉग की, स्मॉग की, ये बनी रहने वाली है। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक साथ 11 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद कुछ गाड़ियों में आग भी लग गई। हादसे में घायल 60 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरने वाले में प्रयागराज, गोंडा और आजमगढ़ के रहने वाले लोग हैं। डीएम ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक साथ 11 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। अगली खबर में बात आईपीएल ऑक्शन की। आईपीएल 2026 सीजन के लिए मिनी ऑक्शन जारी है। अबू धाबी के एतिहाद एरिना में इसका आयोजन किया गया है। केकेआर के खाते में 25 करोड़ में आए कैमरून ग्रीन अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय स्पिनर राहुल चहर को कोई खरीदार नहीं मिला। जैक फ्रेजर मैकगर्ग भी अनसोल्ड रहे। दूसरी ओर फ्रेजन के युवा और मैच विनर खिलाड़ी पर जमकर पैसा लुटाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिथिशा पथिराना को 18 करोड़ में खरीदा, तो राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को 7 करोड़ में टीम से जोड़ा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 वर्षीय स्पिनर प्रशांत वीर पर 14 करोड़ खर्च किए। वहीं दिल्ली कैपिटल ने अनकैप्ड ऑलराउंडर आकिब डार को 9 करोड़ में खरीदा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज के तहत सीज एक्सपोर्टर्स को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय जल्द ही एक्सपोर्ट को ड्यूटी फॉरगॉन बेसिस पर घरेलू बाजार में प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत दे सकता है। यानी जिस तरह से सीज से एक्सपोर्ट करने पर रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट मिलती है, वही छूट घरेलू बाजार यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी प्रोडक्ट बेचने पर मिल सकेगी। ज्यादा डिटेल्स देते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या पूरा प्रस्ताव है और इसका क्या असर होगा? बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज के तहत एसीजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ड्यूटी फॉरगॉन बेसिस के आधार पर उन्हें डीटी यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एक्सेस की इजाजत मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट लेकर घरेलू मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जीएसटी न्यूट्रल रेट पे बेच सकेंगे और दूसरे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ वो कंपीट कर सकेंगे। दरअसल इस प्रपोजल को वाणिज्य मंत्रालय ने काफी समय पहले वित्त मंत्रालय के पास भेजा था, लेकिन इस पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक तरह से सहमति मिल चुकी है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो पूरे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार खासतौर से डोमेस्टिक, खासतौर से एसीजेड में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बढ़ाना चाहती है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए इस ड्यूटी फॉरगॉन बेसिस के आधार पर एसीजेड के एक्सपोर्टर्स को इस तरह की टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सकती है।
शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। लंबे इंतजार के बाद वेदांता के डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिल गई है। अब कंपनी अपने कारोबार का 6 नई कंपनियों में बंटवारा करेगी, यानी जल्द ही डीमर्जर की प्रक्रिया शुरू करेगी। पूरी खबर डिटेल्स के साथ बता रहे हैं असीम मनचंदा। वेदांता ने साल 2023 में डीमर्जर की घोषणा की थी। कंपनी का प्लान था कि उसका जितना भी कारोबार है उसको 6 कंपनियों के अंदर उसका बंटवारा कर देगी। वेदांता जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास सिर्फ बेस मेटल का कारोबार रहेगा, बाकी एल्युमिनियम, जिंक, पेट्रोलियम का जितना भी कारोबार है वो अलग अलग कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक नई वैल्यू अनलॉक होती, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी इसको मंजूरी नहीं मिली थी। सेबी ने भी इस डीमर्जर स्कीम का विरोध किया और उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मंत्रालय उसने भी स्कीम का विरोध किया। एनसीएलटी में उस पूरे मामले की सुनवाई हुई। 12 नवंबर को एनसीएलटी ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज एनसीएलटी ने अपना फैसला सुनाया। कुछ शर्तों के साथ एनसीएलटी ने डीमर्जर की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत किया है। कंपनी का कहना है कि इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक नई वैल्यू अनलॉक हो सकेगी। कंपनियों के लिए अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर उनको मिल सकेगा और कंपनी अब अपनी जो डीमर्जर की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएगी। अब देखते हैं कैसे रहा है आज के बाजार का हाल। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में दबाव दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव दिखा। कैसे रहा है आज का मार्केट, बता रहे हैं यतिन मोता। तो आज मार्केट का ट्रेडिंग डे काफी खराब रहा। इनफैक्ट 250 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी में देखी। और अगर हम बात करें तो क्लियरली सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब जगह आपको प्रेशर ही देखने को मिला। इनफैक्ट मिड कैप इंडिसेस में भी आपको 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी गेनर्स की तो यहाँ काफ़ी कम गेनर्स थे, जिनमें से ऑब्वियसली बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल बाजार को लीड कर रहे थे। इसके अलावा टाइटन और बजाज ऑटो और टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में भी 1% तक की तेजी देखने को मिली। अगर हम लूजिंग साइड पे जाएं तो एक्सिस बैंक क्लियरली आज एक बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस घटाया, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 5% का डिक्लाइन। एटर्नल, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स में भी 2 से 3% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं मिड कैप की बात करें तो यहाँ फर्टिलाइजर शेयर्स में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, भारतीय हेक्साकॉम और एस्ट्रल जैसे काउंटर्स में 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर हम लूजिंग साइड पे जाएं तो पीबी फिनटेक यहाँ 6% की गिरावट और टॉप एफएनओ का लूजर ये काउंटर बना। इसके अलावा भारत डायनामिक्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर में भी आज बिकवाली का माहौल रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। रुपए ने 91.08 डॉलर का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है। रुपए में गिरावट की क्या है वजह, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, एक और दिन और एक नया रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर रुपए में बनता हुआ देखा है, जहाँ पर 91 के स्तर भी यहाँ पर अब छूटते हुए नजर आए हैं। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो 90 से 91 का सफ़र यहाँ पर रुपए ने तय किया है और पिछले 5 दिन की अगर बात की जाए तो करीब हमने यहाँ पर 1% की गिरावट यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। तो क्लियरली काफ़ी गिरावट है और उसके 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ज़ोरदार बिकवाली यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बनती हुई नजर आई है, जो नेट सेलर्स हैं। ईयर एंडिंग भी है और काफ़ी पैसा यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्टर्स मार्केट में नहीं है क्योंकि उनके लिए अच्छा समय है, जितना रुपया गिरता जाएगा उनको फायदा है। तो अगर वो बाजार में आते तो कुछ ठहराव देखने को मिलता, लेकिन मोर और लेस वो यहाँ पर अभी एब्सेंट है। तीसरी बात यहाँ पर यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर है, जहाँ पर इंडिया अभी भी 50% के टैरिफ के साथ काम कर रहा है। एंड जब तक ये डील नहीं क्लियर होती है, जब तक कोई पॉजिटिव खबर वहाँ से नहीं आती है, रुपए में शायद गिरावट बनी रह सकती है। और चौथी बड़ी चीज़ ये है कि बाजार यहाँ पर मान रहा है कि आरबीआई एकदम एब्सेंट है। 1-2 बार ही हमने बहुत बड़ी डिफेंडिंग यहाँ पर आरबीआई की तरफ से या इंटरवेंशन आते हुए देखी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फील नहीं हुई है। तो जो रुपया गिर रहा है उसमें कोई बहुत बड़ी अटकल नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर रुपए में मंदी और गहराती हुई नजर आई है। रुपया 2022 के बाद इतना ज़्यादा गिरा है। रुपया एशिया मार्केट्स की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी है। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर रुपए में कारोबार है और ज़्यादातर बैंक ये भी मानते हैं कि यहाँ पर 92 तक के लेवल भी एक पॉसिबिलिटी है। जब करेक्शन आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी तो तब एक यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ देखेंगे। लेकिन वो भी क्योंकि अब रुपया इतना ज़्यादा गिर चुका है तो 89.5, 88, 80 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। लेकिन नियर टर्म में आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में अनलेस कोई बहुत बड़ी खबर आती है या आरबीआई बहुत बड़े तरीके से आता है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन रुपए में मान के जा सकते हैं। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।